बुलेटिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर थाना पुलिस व एसएसबी 18वीं बटालियन ने देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। रेखा के अंचलाधिकारी की उपस्थिति में नगर थाना पर थाना दिवस का हुआ आयोजन। 2 मामलों का निष्पादन। बिस्फी के औसी ओपी परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा व सीओ राकेश कुमार ने शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाने की अपील। मधुबनी नगर निगम में मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में सशक्त अस्थायी समिति की हुई बैठक। 30 एजेंडों पर लगी मोहर। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले शिक्षक महिसाम गांव के किशोर कुमार झा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरके कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने को लेकर प्रधानाचार्य ने की बैठक। ड्रेस कोड की जांच के लिए शिक्षकों व छात्र प्रतिनिधियों की टीम का होगा गठन। ड्रेस कोड के साथ ही महाविद्यालय पहुंचेंगे छात्र। बेनीपट्टी के बल्हा गांव में भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने नवनिर्मित तालाब घाट का किया उद्घाटन। मधवापुर के उत्तरा गांव में श्रावणी मेले को लेकर की गई बैठक। जलाभिषेक करने वाले कांवरियों की मदद के लिए बनेगा हेल्प डेस्क। मधुबनी में थाना चौक के समीप विद्यापति टावर प्रांगण में फुटकर दुकानदारों की हुई बैठक। वेंडर्स की सुविधा समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और मधुबनी जिला परिवहन कार्यालय के सामने चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। खबरें अब विस्तार से। जयनगर थाना की पुलिस व एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने संयुक्त रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान एक देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ एक और व्यक्ति मौजूद था जो मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जयनगर थाना पुलिस व सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने सहयोग से सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी अभियान चलाते हुए एक व्यक्ति को देशी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के अर्राहा गांव निवासी दुर्गेश कुमार यादव पिता बुद्धेश्वर यादव बताया जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अर्राहा गांव के समीप एसएसबी व पुलिस के सहयोग से संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। चेकिंग देख दोनों मोटरसाइकिल छोड़कर फरार होने लगा।
एसएसबी जवानों ने दोनों का पीछा किया, जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया जबकि एक अन्य नेपाली सीमा में भाग गया। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने के क्रम में उसके कमर से एक लोडेड देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद करते हुए अपाची मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने पर फरार व्यक्ति का नाम अर्राहा गांव निवासी सिकंदर कुमार यादव बताया गया। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजने की कार्रवाई की जा रही है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। थाना दिवस के अवसर पर मधुबनी नगर थाना पर रेखा के अंचलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के द्वारा भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान 9 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें 2 का त्वरित निष्पादन किया गया, वहीं अन्य 7 मामलों को लेकर आगे की तारीख मुकर्रर की गई। थाना दिवस के मौके पर नगर थाना पर रेखा अंचल अधिकारी चंद्रशेखर सिंह के द्वारा 9 मामलों को देखा गया, जिसमें 2 मामलों का निष्पादन किया गया और 7 मामलों को सुनवाई के लिए अगली तारीख दी गई। इस मौके पर नगर थाना पुलिस के अलावा अंचल के कई कर्मी मौजूद थे। नगर थाना पर थाना दिवस के अवसर पर कितने मामलों की सुनवाई की गई और कितना निष्पादन किया गया? टोटल 7 मामले की सुनवाई की, जिसमें 2 मामलों का निष्पादन कर दिया गया। 2 मामलों का निष्पादन किया गया है। 7 मामलों की सुनवाई की गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के औसी ओपी परिसर में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान थाना अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा व सीओ संयुक्त कुमार ने उपस्थित लोगों को शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाने की अपील की। औसी ओपी परिसर में शनिवार को ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा एवं सीओ राकेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी हर वर्ष मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण वातावरण में मनाते हैं और इस मर्तबा भी शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने कहा, मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। हर जगह पुलिस की पैनी नजर रहेगी। असामाजिक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। अगर कोई किसी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम देते हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी जिस तरह हर वर्ष मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण मनाते हैं, उसी तरह इस वर्ष भी मनाएं। मौके पर कलाम कुरैशी, पूर्व मुखिया मोहम्मद शकील, अब्दुल सलाम, यूनुस समेत कई लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम कार्यालय में नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी सदस्य मौजूद रहे, जिसकी अध्यक्षता मेयर अरुण राय ने की। इस बैठक के दौरान मधुबनी शहर के विकास के लिए कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगा। मधुबनी नगर निगम में मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अस्थायी सशक्त समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। गौरतलब है कि मधुबनी शहर के विकास को लेकर लंबे अरसे बाद मधुबनी नगर निगम में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें शहर के विकास को लेकर के कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। लंबे अरसे बाद मधुबनी नगर निगम में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आज मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें सभी 9 सदस्यीय लोग मेयर के साथ यहां बैठे हैं। 30 एजेंडों पर कुल मुहर लगी है, जिससे शहर का विकास जो अवरुद्ध था उस विकास में तीव्र गति देने के लिए आज मेयर की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उसमें वो तमाम एजेंडों पर मुहर लगाया गया है जिसकी शहरवासियों को सख्त जरूरत है। चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, वन वे की व्यवस्था हो, जल जमाव की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, इन तमाम चीजों पर आज मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक हुई है। अब देखना यह है कि अस्थायी सशक्त समिति की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, उन तमाम निर्णय पर अमल की जो गति है
वो कितनी तेजी से हो रही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लंबे समय से नगर निगम का विकास अवरुद्ध था, उस विकास को तीव्र गति देने के लिए मेयर और डिप्टी मेयर खुद तत्पर है और लगातार अधिकारियों के साथ साथ पार्षदों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। इससे ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि मधुबनी कितना विकसित हुआ। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। सर, आज पहली अस्थायी सशक्त समिति की बैठक हुई है। किन किन मुद्दों पर शहर के विकास को लेकर के जो सशक्त अस्थायी समिति के मेंबर हैं उनके साथ आप लोग की मीटिंग मैराथन हुई है? देखिए, आज सशक्त अस्थायी समिति की पहली बैठक थी और हम लोगों ने इस बैठक में विस्तार से शहर के विकास के लिए चर्चा की। कुल 30 एजेंडों पर आज मोहर लगी है और उसमें नाली गली की योजना, जल नल की योजना, शहर के सौंदर्यीकरण की योजना है, ट्रैफिक के बारे में हम लोगों ने विचार किया, शहर में कैसे नो एंट्री किया जाए उसके संबंध में विस्तार से चर्चा की गई, पार्क बनाना है उसके संबंध में वार्ता हुई और जो आवास योजना है खास करके जो विस्तारित क्षेत्र है जो इससे वंचित था उसके संबंध में डिटेल्स में वार्ता हुई। तो कई सारे जो महत्वपूर्ण जो विषय थे उस पर आज चर्चा हुई है और उस पर आज मोहर लगाई गई। बहुत जल्दी ही बोर्ड की भी बैठक होगी और जिस एजेंडे पर आज मोहर लगी है उसको बोर्ड के समक्ष भी रखा जाएगा। कुल कितने एजेंडे थे? कुल 30 एजेंडे पर चर्चा हुई। 30। मेयर साहब, आज अस्थायी सशक्त समिति की पहली बैठक हुई है, आपकी अध्यक्षता थी और बताया जा रहा है नगर आयुक्त साहब की तरफ से कि 30 एजेंडों पर मुहर लगी है। प्रमुख क्या है इसमें जिन कामों को आप लोग करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कल देखने को मिलेगा कि 30 जो आज हम लोग पारित किए हैं बहुत अहम 30 कार्यक्रम है और 30 पर जो आज मोहर लगाए हैं वो अपने आप में है। शहर के लिए, नगरवासियों के लिए, 1 से 45 वार्ड के लिए एक एक काम विचार करके, सोच करके नगर आयुक्त साहब हम लोग सब मिल करके मोहर लगाए हैं। कल 1 से 45 वार्ड में जो भी आपके चैनल के द्वारा देखेंगे, पेपर के द्वारा देखेंगे तो उनको लगेगा कि वाकई में कि बहुत समझदारी से काम लिया जा रहा है, ईमानदारी पूर्वक निगम चल रहा है। ये देखने को आपको कल मिलेगा। आप 30 मुद्दे पे बात किए हैं, 30 पे मोहर लगाए हैं तो बहुत बात बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आपको देखने को कल पेपर के माध्यम से आपके चैनल के द्वारा पता चल जाएगा। कुछ ऐसे प्रमुख काम है जैसे मान लीजिए कि ट्रैफिक व्यवस्था है, शहर का बस स्टैंड है, पार्क वगैरह है, उन तमाम चीजों पर कुछ बात हुई क्योंकि शहरवासी जानना भी चाह रहे हैं। पार्क के बारे में बात हुआ, पार्क भी हम लोग मोहर लगा चुके हैं। ट्रैफिक के बारे में बात हुआ तो एसपी साहब, डीएम साहब, एसडीओ साहब, नगर आयुक्त और हम लोग बैठ करके पारित कर दिए हैं, मोहर मार दिए हैं। बैठ करके हम लोग निर्णय जो लेंगे क्योंकि उसमें एसपी साहब की आवश्यकता है, उनका मार्गदर्शन लेना जरूरी है, तो वो जो डेट देंगे उस पर ट्रैफिक पर सारा क्लियर हो जाएगा। अभी मोहर मार दिए हैं रहा बस स्टैंड की बात, तो बस स्टैंड का मोहर लग गया है और बस स्टैंड बहुत जल्द ही जो जगह जाना चाहिए, जहां पहले उम्मीद किए थे, हम लोग प्रयास करेंगे। मोहर आज लगा दिए हैं, बस स्टैंड वहां जाएगा और बनेगा। मेयर साहब, बस स्टैंड की बात अगर की जाए तो इससे पहले भी जिला प्रशासन के द्वारा वहां अतिक्रमण मुक्त कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन लोगों का मानना है कि आज महीनों बाद भी पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका है। इसकी वजह क्या रही?
उसमें थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। सरकारी बस की बात है। वो सरकारी बस स्टैंड है क्योंकि वो डिपो का जो अब तक नहीं हो पाया है वहाँ सरकारी बस। डीएम का आदेश हो गया है, पेपर के माध्यम से आप लोगों को आज जानकारी मिला है। सिटी मैनेजर साहब को हम लोग अभी मीटिंग के बाद बात अभी नहीं किए हैं, अभी बात करेंगे। और डीएम साहब के आदेशानुसार ये टोटल जो जाम है और हमारा जो नगर का जमीन है नगर निगम का, वो टोटल नगर निगम का जमीन को जो भी रखे हुए हैं ये सब चीजों से सिटी मैनेजर साहब, नगर आयुक्त, डीएम के आदेशानुसार पूरा छुटकारा दिलवाएंगे। क्या निधि चौक से मधुबनी रेलवे स्टेशन तक जो सड़क चौड़ीकरण की बात थी उस पर भी कुछ बात हुई है? ये तो पहले ही से ही तय हो चुका था, तो उस मुद्दा पर आज बात नहीं हुआ है। जहां कोई ऐसा जाम कर रखा है और जो भी एजेंसी आया है उनको परेशानी होगा तो हम लोगों से शेयर करेंगे, तो उसका जो है हम समाधान निकालेंगे। मेयर साहब, एक ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि बारिश नहीं हुई, वापस से आप पानी चालू किए हैं क्योंकि वाटर लेवल फिर से वापस से नीचे जा चुका है। इस समस्या को कैसे निदान करने की तरफ आप लोग? पहले तो बिहार सरकार पीसी करके हर जिला में डीएम को आदेश दे दिया कि आपको 15 जून से पानी नहीं देना है। लेकिन आज जो हम लोग बैठक किए हैं उसमें पुनः दे दिए हैं और पानी हर जगह घर घर पहुंचेगा, पहुंच रहा है। कल से विशेष रूप से अधिक घर घर पानी जाएगा, ये आज निर्णय ले लिए हैं। ठीक है, धन्यवाद। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार,
हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं। मधुबनी जिला में विभिन्न जगहों से लगातार फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी करने वाले कई खबर सामने आई है। ताजा मामला झंझारपुर से आया है, जहां पुलिस ने महिसाम के नव प्राथमिक विद्यालय मुसहरी से एक शिक्षक किशोर कुमार झा को गिरफ्तार किया है। उन पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी करने का मामला दर्ज किया गया है। मधुबनी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। इसके साथ ही पुलिस ने महिसाम गांव स्थित नव प्राथमिक विद्यालय महिसाम मुसहरी के शिक्षक किशोर कुमार झा को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र राम ने मधेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा कि झंझारपुर थाना क्षेत्र के मोहना गांव निवासी किशोर कुमार झा एनपीएस महिसाम मुसहरी में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की जांच के लिए उनका बेसिक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का प्रमाण पत्र नव भारत शिक्षा परिषद ओडिशा का होना चाहिए, लेकिन नव भारत शिक्षा परिषद ओडिशा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा फर्जी संस्थान घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, नियोजित शिक्षक किशोर कुमार झा द्वारा फर्जी विश्वविद्यालय से बेसिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की डिग्री प्राप्त कर अन्य अज्ञात लोगों के सहयोग से फर्जी तरीके से बेसिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का अंक पत्र तैयार कर फर्जी अंक पत्र को वास्तविक रूप में उपयोग कर धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश रचकर अवैध नियोजन का लाभ लिया गया है, जिसके चलते उनके खिलाफ विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को स्कूल से गिरफ्तार कर लिया है। आगे अनुसंधान कार्य जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय आरके कॉलेज में ड्रेस कोड को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। इस बाबत प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने सभी विभागाध्यक्ष और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में ड्रेस कोड के साथ आना पड़ेगा। वहीं इस ड्रेस कोड के लिए जांच के लिए समिति का भी गठन किया जाएगा। आरके कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल की अध्यक्षता में सभी विभागाध्यक्षों एवं छात्र प्रतिनिधियों का बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक में प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. मंडल ने महाविद्यालय में सभी छात्र व छात्राओं के ड्रेस कोड को लेकर विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि महाविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को बनाने के लिए सभी छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाए। प्रधानाचार्य ने कहा कि ड्रेस कोड की जांच के लिए शिक्षकों व छात्र प्रतिनिधियों का एक टीम के गठन का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में IQAC के समन्वयक डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि ड्रेस कोड के कारण कॉलेज के नैक मूल्यांकन में सहायता मिलेगी। मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बड़खा अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम से छात्रों की उपस्थिति विभाग में समुचित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर पंचायत के बल्हा गांव में नवनिर्मित तालाब का उद्घाटन किया गया। इस तालाब का उद्घाटन भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने किया। तालाब की कुल प्राकलित राशि 6,55,000 रुपए बताई गई है। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी भूभाग की परजुआर पंचायत के बल्हा गांव में शुक्रवार को स्थानीय भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत अपने ऐच्छिक कोष से 6,65,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित तालाब घाट का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि देश में परिस्थिति नए दौर से गुजर रही है। बेंगलुरु में इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया गया है जो सिर्फ कुर्सी के लिए बनाया गया है। यह गठबंधन सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए बनाया गया है, जबकि इस गठबंधन को देश के विकास, आतंकवाद, पाकिस्तान व चीन के लिए कोई योजना नहीं है।
विधायक ने कहा कि पटना में लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। बिना किसी उकसावे व गलती के भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर मारपीट की है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस मौके पर भाजपा नेता जय सुंदर मिश्र, विपिन कुमार झा, फूलकांत झा, शिवचंद्र झा समेत कई लोग उपस्थित थे। आगंतुक अतिथियों को गमछा देकर सम्मानित किया गया। सर के पास खड़े हो जाओ। बेनीपट्टी प्रखंड के परचुआर पंचायत के बल्हा गांव में घाट का उद्घाटन किया है। यह घाट मेरे विधान सभा सदस्य के रूप में विधायक कोष से निर्मित हुआ है। ये हमारे क्षेत्र का सुदूर इलाका है। 50 के कई कामों की यहाँ आवश्यकता है। पिछले बार जब मैं विधायक था तो सड़क की स्वीकृति की थी। स्कूल बना हुआ है। घाट की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, वो आज पूरी हुई। आज देश की परिस्थिति एक नए दौर से गुजर रही है। एक गठबंधन बनाने का काम बेंगलोर में हुआ है। इंडिया नाम का यह गठबंधन एक सिद्धांतहीन गठबंधन है। इसका कोई वैचारिक आधार नहीं है। सिर्फ कुर्सी के लिए ये गठबंधन बनाने का प्रयास हुआ है। किसी तरह नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से कैसे हटाया जाए, सिर्फ बिना किसी विचारधारा के, बिना किसी समानांतर विकास के कार्यक्रम के हटाने का ये कार्यक्रम चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। उस बैठक में ये बताना चाहिए नरेंद्र मोदी के हटाने के बाद वो कैसा देश बनाएंगे, विदेश नीति कैसी होगी, देश की नीति कैसी होगी, आतंकवादियों में उनके बारे में उनके दृष्टिकोण क्या होंगे, पाकिस्तान के बारे में उनकी समझ क्या है। लेकिन उन विचारों पर कुछ विचार नहीं हुआ। सिर्फ एकमात्र विचार है कि नरेंद्र मोदी जी को कैसे हटाया जाए। इसलिए ये गठबंधन चलने वाला नहीं है और ये गठबंधन नहीं चल सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत में ही लगने लगा है कि ये शुभ नहीं है, ये कोई प्रभाव नहीं पैदा कर सकेगा। नीतीश कुमार जी ने इसको आगे, इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है नरेंद्र मोदी के प्रभाव से, उनके प्रभुत्व से चीन में घबराहट है। इसलिए भारत की जनता ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे और 24 का चुनाव प्रधानमंत्री जीतेंगे और पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत की जनता तैयार है। अधिक परेशानी में नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार के सबसे बड़े नजदीकी जीतन राम मांझी जी उस गठबंधन की बैठक के बाद एनडीए में शामिल हो गए। उनके दूसरे साथी जो थे उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्हें भी लगा कि ये गलत हो रहा है और उन्होंने भी एनडीए में शामिल होने का काम। तो नीतीश कुमार के लिए जो शुरुआत थी उसका असर इनको पड़ गया है और इस देश में सबसे बड़े नेता जो मोदी जी के विरोधी हैं वो हैं शरद पवार जी। शरद पवार जी की इस महागठबंधन बनने के बाद जो हश्र हुआ वो आज तक उनका नहीं हुआ था। उनके 50 साल के राजनीतिक कैरियर में उनकी पार्टी 2/3 विधायकों को लेकर हमारी पार्टी के साथ मिलकर सरकार में अजीत पवार शामिल हो गए। आने वाले दिनों में जो 26 दल बैठे हैं, कौन कहां से टूटेगा, ये परिस्थिति पैदा हो गई क्योंकि ये एक सिद्धांतहीन गठबंधन है। जो लोग वहां से लौटे हैं, नीतीश कुमार जी परेशान हैं कि मेरे कौन कौन सांसद भाग रहे हैं, लालू जी परेशान हैं कि मेरे कौन कौन विधायक टिकट मांग रहे हैं। नीतीश जी ने तो सरेआम उनके लालू यादव के एक विधान पार्षद के बारे में कहा कि आप अमित शाह जी से एमपी का टिकट मांगने गए थे, या आपसे लड़ाई शर्म पर है। ऐसे कामों से मोदी जी को नहीं हटाया जा सकता। मोदी जी भारत की जनता के दिलों में बसते हैं। उन्होंने पिछले 9 साल में जो काम किए वो गरीबों के दिल में है। वो घर घर में गैस पहुंचाने की बात हो,
स्वच्छता अभियान की बात हो या जो उन्होंने कोरोना काल में जो चावल शुरू किया आज तक दिया, उससे लेकर के देश दुनिया में जो उन्होंने भारत का डंका बजाया। आज पिछले दिनों हमारा रैली पटना में हुआ, लोकतंत्र जिस तरह शर्मिसाल पटना में हुआ ऐसा नहीं हुआ था। एक रैली निकल रही थी बिना किसी सूचना के, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी उकसावे के लाठीचार्ज किए गए। लाठीचार्ज ही नहीं किया गया, पानी की बौछारें की गई, किसी को नहीं बख्शा गया, आंसू गैस के गोले जिस तरह छोड़े गए, लगा कौन सी लड़ाई हो रही है। आज तक एक भी फुटेज सरकार दिखा नहीं सकी कि किसी ने जोर जबरदस्ती की, किसी ने गेट तोड़ने की कोशिश की हो, किसी ने पत्थरबाजी की हो। लेकिन पूरे देश की जनता ने देखा है, बिहार की जनता ने देखा है किस तरह निर्दयता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी को पीटने का काम किया गया, पीटा गया। हम लोगों ने क्या बुरा उनका आहित किया था। हम तो बिहार के विकास के लिए, जो शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम लोग आवाज उठाने गए थे। हम आवाज उठाने गए थे कि आपने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, केवल घोषणाएं हो रही है रोज, नौकरी तो एक भी नहीं दी जा रही है। तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि पहली कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कितनी कैबिनेट बीत गई, 1 साल हो गए, किसी को नौकरी नहीं मिली। तो ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हमने विधानसभा को घेरने का काम किया। शिक्षकों के लिए ऐसे कानून लगाए गए कि 20-20 बरस से काम कर रहे हैं और वो 20 बरस के बाद आज कहा जा रहा है कि राज्यकर्मी तब बनोगे जब बीपीएससी का आप परीक्षा दोगे। ऐसा तुगलकी फरमान आज तक किसी राज्य में नहीं आया। इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम आगे भी करेंगे। उनके गुस्से की कोई परवाह नहीं है, उनकी बौखलाहट का, उनके हताशा का परवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इसका महारत हासिल की है। उन्होंने लंबे समय तक अपोजिशन के रूप में रह करके उन्हें बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और वही आंदोलन का फल है कि लालू प्रसाद यादव बेल पर हैं और तेजस्वी यादव 4 सीटेड हैं और अब जेल जाने के लिए पैर बढ़ा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरेगी नहीं, आंदोलन करेगी और अगली सरकार बनेगी मोदी जी की और 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, मेरा विश्वास है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा में स्थित दक्षिणेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में स्वयंसेवी संगठनों की बैठक हुई। बैठक के दौरान श्रावणी मेले में कांवरियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाने का निर्णय लिया गया। श्रावणी मेले के मौके पर जलाभिषेक करने वाले कांवरियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाने का निर्णय उत्तरा गांव में एक बैठक में युवाओं ने लिया। दक्षिणेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित बैठक के दौरान स्वयंसेवी युवकों ने सभी सोमवारी के मौके पर कांवरियों को कई तरह की सुविधाएं बहाल कराने की आपसी सहमति बनाई। भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने और उन्हें सुविधा के साथ जलाभिषेक कराने के लिए बैरिकेडिंग करने पर भी लोग एकमत हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विक्रम भगत ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए 15-15 युवाओं की टीम 2 अलग-अलग शिफ्ट में सहयोग करेगी। 20 युवाओं का दल सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। महिला भक्तों की सेवा में विशेष निगरानी दल को सक्रिय किया जाएगा। श्रावणी मेला समापन के बाद अगले साल की विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए इसी साल से वार्ड स्तर पर बैठक कर सशक्त कमेटी बनाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में अमरंजय कुमार, रत्नेश ठाकुर समेत कई युवा साथी मौजूद थे। आज का जो बैठक हुआ था, कारण क्या था, क्यों बैठे थे आप लोग? ये आज का मुख्य कारण था कि ये जो पूर्वजों से सदियों से आते आ रहा है, यहाँ उत्तरा में ये दक्षिणेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। इसकी जो मंदिर का निर्माण हुआ था बहुत पहले, जो किसी ने नहीं देखा है, तो इसका जो है गुंबद टूट रहा है, इसका छत जो क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो इसके जीर्णोद्धार के लिए हम लोग एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, जिनके माध्यम से इनकी सारी प्रक्रिया की जाएगी। अच्छा, अभी सावन है और सावन को लेकर के जिस तरह से सोमवारी है, भीड़ यहाँ बढ़ रही है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां बैठक में तैयारी को लेकर के निर्णय लिया गया है? हाँ, बहुत सारा सुविधा दिया गया है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आएंगे, जो भी दर्शनाभिलाषी आएंगे, उन लोगों के लिए भी
और जो मेला देखने के लोग आएंगे उनके लिए भी यहाँ हर एक सोमवारी में बहुत अच्छा व्यवस्था, हेल्प डेस्क की व्यवस्था, सारे सुविधा की व्यवस्था की गई है। और जो गांव के तमाम युवा है वो सब लोग सहयोग कर रहे हैं यहाँ? हाँ, हमारे गांव के जितने भी युवा है हर वार्ड से हैं, जो हर युवा का इसमें सहयोग है और हर लोग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। मतलब यह है कि सोमवारी है, सब आदमी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में हर। मधुबनी मुख्यालय में थाना चौक के समीप विद्यापति टावर प्रांगण में मधुबनी के सभी फुटकर विक्रेताओं की बैठक हुई, जहां दर्जनों की तादाद में फुटकर विक्रेता मौजूद थे। इस दौरान वेंडर्स की सुविधा समेत अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मधुबनी में फुटकर दुकानदारों की बैठक थाना चौक के समीप विद्यापति टावर के प्रांगण में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मीना देवी ने की। इस बैठक के मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रशासन से वेंडर्स के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई। कहा, TVC की बैठक के निर्णय पर ही काम करें, अन्यथा फुटकर विक्रेता आंदोलन करेगा। विचार विमर्शों में कहा गया कि संघ के राष्ट्रीय नेता के विचारों का पालन किया जाए। फुटकर फुटपाथ दुकानदार को नगर पालिका द्वारा परेशान करना, संगठन को मजबूती पर विचार, नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों के नाम पर दुकान बारंबार हटाए जाने पर विचार किया गया।
इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद ने बैठक में उपस्थित सभी फुटकर दुकानदारों को जानकारी दी कि नगर निगम प्रशासन द्वारा जो भी नियम दिया गया उस नियम का पालन करे। अगर एक दुकान का लाइसेंस दिया तो दूसरा दुकान लगाने की कोशिश ना करे। दुकान पर बिक्री के समय जो भी कचरा होता है उसे उठाकर इधर उधर ना डाले। अपने दुकान को किसी के हाथ बेच नहीं सकते हैं, ना उसे किराए पर लगा सकते हैं। स्वयं अपना रोजगार करे। जिस दुकानदार को जिस चौक पर दिया गया है उसी चौक का दुकान लगाए। अपने एरिया से बाहर आकर लगाते हैं तो दुकान को नगर निगम उठाकर ले जाती है, तो ऐसे में जवाबदेही दुकानदार की होगी। मौके पर मौजूद अब्दुल हमीद, बबीता देवी, बीना देवी, अनीता देवी समेत दर्जनों की तादाद में दुकानदार मौजूद थे। तो आप तमाम मीडिया वाले को सपोर्ट रहा है फुटपाथ दुकानदारों के लिए, उसके लिए सभी मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि गरीबों का आवाज मीडिया ही उठाता है और मीडिया जब गरीब का आवाज उठाता है तो मीडिया डोलता, माने सरकार डोलता है। सरकार इस हालत में डोलता है कि गरीब का आवाज आगे बढ़ता है। इसमें मीडिया का सपोर्ट है। लेकिन ऐसे स्थिति में यहाँ आप देख रहे हैं मधुबनी जिला कि बारंबार जो फुटपाथ दुकानदार हैं पूरे शहर में, यहाँ लगभग 1500 से अधिक फुटपाथ दुकानदार हैं और नगर निगम जब बन गया है तो फुटपाथ दुकानदारों की संख्या और अधिक होगी। लेकिन 2016 में जो यहाँ टीबीसी की गठन हुआ और टीबीसी के गठन होने के बाद जो बैठक में प्रस्ताव पास हुआ वेंडिंग जोन के लिए, वह शहर में 16 गो स्थान चिन्हित किया गया था। 16 गो स्थान 16 स्थान चिन्हित किया गया, लेकिन 16 स्थान में से आज तक इतना लंबा समय बीत गया और एक स्थान पर भी वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं है। जबकि कोई सरकार का सीधा निर्देश था, किसी डिपार्टमेंट का जमीन हो, सरकार का जमीन हो, उस डिपार्टमेंट से आवश्यकता अनुकूल जो है तो ट्रांसफर करवाया जाए। लेकिन आज तक यहाँ की कोई भी पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी हो या नगर परिषद का पदाधिकारी हो, उस पॉइंट पर पहल नहीं किए। क्योंकि क्यों नहीं पहल किए? तो यह गरीब जो है वो भेड़ा है। भेड़ा को बलि चढ़ाने में प्रशासन को आसान लगता है, लेकिन वहीं बड़े बड़े लोग सरकार का जमीन बिग्घा का बिग्घा कब्जा करके रखे हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। कल हमें नगर आयुक्त से बात हुई थी। नगर आयुक्त ने स्पष्ट रूप से बोला कि नगर निगम मधुबनी जो है वो खोखला है कागज के मामला में। पूरी कागजे ही नगर निगम के पास, कहाँ कौन जमीन है उसको कोई कागजे नहीं। आज जो आप बैठक इन लोगों जो बोला है इस पर बताइए, क्या इन लोगों यही तो बोल रहे ना। आज हम बता रहे हैं कि अतिक्रमण के नाम पर आप देख रहे हैं कि आए दिन बारंबार फुटपाथ दुकानदार को ही तंग किया जाता है और उसको बलपूर्वक हटा दिया जाता है, उसके ऊपर लाठी बल का प्रयोग कर देता है, लोगों का सामान लूट लिया। अगर सामान लूट जिस समय उठाता है उस समय दुकान का आधा सामान रोडे में गायब हो जाता है और आधा सामान नगर निगम में पहुंच पाता है। बाद में जो जुर्माना लेकर के सामान वापस भी करता है तो पता नहीं चलता है कि हमको ले गया 2 कार्टून मिलता है हमारा सामान एक का। तो वैसे हालत में गरीब जो है चौतरफा बढ़ रहा है। जबकि भारत सरकार ने 20 जनवरी 2004 को राष्ट्रीय नीति कानून फुटपाथ दुकानदारों के लिए पारित किए और इस नीति के तहत हर राज्य सरकार अपने अपने राज्य में समय के अनुकूल यह नीति को लागू की। बिहार सरकार 2014 कानून बना कि 2014 से इस कानून को बिहार सरकार ने पालन किया। लेकिन आज जो परिस्थिति है
नियम कहता है कि बिना टीवीसी की बैठक किए हुए एक भी दुकानदार को प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, नहीं सकता। लेकिन इसको कौन देख रहा है कानून को? आज कौन सा कानून लोगों के लिए बना हुआ है? जो गरीब के लिए कानून बना और वह कानून लागू नहीं हो रहा है। यहाँ का प्रशासन इस कानून को नहीं मान रहा है। जब प्रशासन इस कानून को नहीं मान रहा है तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बारम्बार उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यह प्रशासन की जवाबदेही है कि जो कानून बना है, एक्ट जो बना है, वह क्या गरीब के लिए बना है या अमीर के लिए बना है? तो अमीर का कानून जल्दी लागू हो जाता है और गरीबों का कानून को देखने वाला कोई नहीं। तो आज की बैठक के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यह चाह रहे हैं कि जो भी एक भी फुटपाथ दुकानदारों को जब तक सरकारी व्यवस्था के तहत वेंडिंग जोन के लिए जगह चीन करके नहीं दिया जाता है और वेंडिंग जोन पर जब तक फुटपाथ दुकानदारों को नहीं बसाया जाता है, तब तक कहीं भी कोई दुकान कर रहे हैं, रोड से हट के कर रहे हैं। हम रोड अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, हम अतिक्रमणकारी नहीं है, हम सब रोजगारी हैं। हम अब अतिक्रमणकारी संविधान में आ गया है कि अब हम अतिक्रमणकारी नहीं है, हम सब रोजगारी हैं। और भारत की इतिहास का कानून बना हुआ है ना कि फुटपाथ दुकानदार हो या भारत का कोई भी नागरिक हो, जीविका चलाने का मौलिक अधिकार हर नागरिक को। तो हमारे जीविका चलाने में जब सरकार हमको कोई मदद नहीं कर रहा, सरकार हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आज तक कोई सरकार हमारे सपोर्ट में नहीं आया, कोई जिला प्रशासन हमारे सपोर्ट में नहीं आया, हमको कर्ज भी या नहीं मिल रहा था, हमको कोई गिनती ही नहीं था। लेकिन अब गिनती शुरू हुई है तो प्रशासन को दर्द हो रहा है, बड़े बड़े राजनेताओं को दर्द हो रहा है। आपका कहना यह है कि जब तक कोई व्यवस्था नहीं करती है सरकार, तो फुटपाथ दुकानदारों को डिस्टर्ब नहीं करे, वो साइड में वितरण, वह रोड अतिक्रमण नहीं करें, दरकिनार होकर के दुकानदारी अगर कर रहे हैं तो उनको करने दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। इन लोगों के क्या आपने? हमने मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में जिला परिवहन कार्यालय के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस बाबत मोटरयान निरीक्षक राजेश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि तकरीबन दर्जनों मोटर चालक वाहनों को बिना हेलमेट के कारण उनसे 1000 रुपए जुर्माना वसूला गया। मधुबनी जिला परिवहन कार्यालय के सामने सघन वाहन चेकिंग अभियान एसबीआई राजेश कुमार राय के नेतृत्व में चलाया गया। गौरतलब है कि लगातार जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट नहीं पहनने के कारण मृत्यु दर अत्यधिक हो रही है, जिस कारण जागरूकता लाने के लिए हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया। सैकड़ों वाहन को जिला परिवहन कार्यालय के समक्ष पकड़ा गया, उससे 1000 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की गई। इस बाबत मोटरयान निरीक्षक राजेश राय ने बताया कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया है। अगर लोग नियमित हेलमेट पहनकर नहीं निकलेंगे तो उन्हें जुर्माना लगेगा। साथ ही हेलमेट किसी भी दुर्घटना के समय उनके लिए सुरक्षा कवच बनकर रहता है। अधिकांश सड़क दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है वह लोग हेलमेट नहीं पहने थे। इस चीज को देखते हुए जिला मोटरयान निरीक्षक के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मधुबनी जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए आज जिला परिवहन कार्यालय के सामने तमाम जो जिला परिवहन के पदाधिकारी हैं या पुलिसकर्मी हैं वो आज सड़कों पर हैं। खास बात यह है कि आज तमाम वाहन चालकों का हेलमेट के साथ साथ तमाम तरह के कागजात चेक किए जा रहे हैं। यहाँ स्वयं एमवीआई बैठे हुए हैं, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो लोग अगर हेलमेट लगा करके नहीं निकल रहे हैं तो 1000 का फाइन जो मिनिमम है वो उन तमाम वाहन चालकों को लग रहा है। और हेलमेट के अलावे आपके जो वाहन है उनके तमाम कागजात आपको वाहन में रखना है। और जहां चेकिंग होगी, चूंकि ये जिले भर में ये एक अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत जो है वाहन चेकिंग अभियान शुरू है। आज तमाम जो वाहन है हम दिखाना चाहेंगे आपको, लगभग सैकड़ों की संख्या में दोपहिया वाहन है जिसको जिला परिवहन कार्यालय के
में रखा गया है, उन तमाम वाहनों को जो है जुर्माने के तौर पर 1000 रुपया के अलावा जो भी अगर कागजात नहीं है उसके वाहन स्वामी को उसका जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे में जो भी लोग हैं जो घर से निकलते हैं उनसे हमारी भी आग्रह है कि आप अपने जीवन को देखते हुए, आप अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए हेलमेट लगा करके चले। हेलमेट लगाने से चूँकि दुर्घटना के समय अगर सर में किसी प्रकार की चोट आती है तो आपको बचने की संभावना रहेगी, क्योंकि ज़िले में कई ऐसे पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी ठसक के कारण जो है हेलमेट लगा करके नहीं चलते हैं और जब दुर्घटना के शिकार होते हैं तो उनके परिजन लंबे समय तक इसके अफसोस में रहते हैं, चूँकि जो जाने वाले होते हैं वो वापस नहीं आ पाते हैं। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी। सर, वाहन चेकिंग को लेकर के एक अभियान चलाया गया है शहर में, चूँकि बहुत सारी ऐसी वाहन हैं जैसे टेम्पू है या और सब जगह जो सिस्टम है, जाँच को लेकर के क्या दायरा है? देखिए, होता क्या है ना कि अभी जितना भी एक्सीडेंट हो रहा है 70% एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल का रोल है, और उसमें भी जो हेलमेट नहीं पहने हुए हैं उन लोगों का ज़्यादा डेथ हो रहा है। इसलिए हम लोग अवेयरनेस के लिए लोग जागरूक हो, इसके लिए हम लोग हेलमेट के विशेष चेकिंग अभियान चला रहे हैं अभी, और सब पेपर चेक करते हैं और उसके साथ साथ हेलमेट का विशेष अभियान चला रहे हैं। कितना फाइन लग रहा है? उसमें 1000 फाइन लगता है। जो हेलमेट नहीं पहने हैं उनको 1000 फाइन देना पड़ता है। क्या ये नियमित चलेगा या नहीं, साप्ताहिक नहीं है, नियमित चल रहा है। नियमित चल रहा है। जिले भर में चल रहा है या सिर्फ नहीं? अभी के सामने? नहीं, अभी जिले भर में चलता है, जहाँ जहाँ जब आवश्यकता हो घूम के चलाते रहते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजेश राय हुआ। जी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बाबूबरही विधानसभा से पूर्व समता पार्टी के प्रत्याशी मनोज झा ने मधुबनी शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बीते दिनों मदनेश्वर स्थान उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजय कुमार झा के कार्यालय कक्ष में घुसकर दबंगों द्वारा मारपीट की घटना का निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की। वो लगातार हम कह रहे हैं पूर्व विधायक अपनी जो है वो ईमानदारी का परिचय दें। ये जो मदनेश्वर स्थान में जो हेडमास्टर के साथ उनके चैम्बर में घुस के जो उनके साथ मारपीट किया गया, उसके बाद ट्रांसफ़र कराने की धमकी दी गई। जैसा कि पता है कि बिहार राज्य सरकार में कुछ नियम ऐसा है कि पार्षद अध्यक्ष के पास टीचर्स का पोस्टिंग ट्रांसफर का पावर होता है। उनके लोगों के द्वारा हेडमास्टर को विपिन यादव, जो 35 बाबूबरही का विधान परिषद है, जिला परिषद है, उसने हेडमास्टर के ऊपर लाठी से प्रहार किया। देवलाल यादव, विपिन यादव एवं अन्य के द्वारा थाना में FIR दर्ज कराया गया। FIR के दूसरे दिन ही जो पूर्व माननीय गुलाब यादव जी हैं, उनके प्रेशर पे हेडमास्टर के ऊपर FIR कर दिया गया कि जो अवैध निर्माण शेड का कार्य जिसका विरोध DM साहब ने किया था, DM साहब के विरोध के बाद वो काम रुका था, उस काम को जबरदस्ती करने पहुंचा विपिन यादव। उस काम को जो हेडमास्टर साहब एवं अन्य शिक्षकों ने उसको रोका तो हेडमास्टर की चैम्बर में घुस के पिटाई की। तो गुलाब यादव जी से हम कहना चाहते हैं कि वो भी एक समाज सेवी हैं और हम भी एक समाज सेवी हैं। वो हमारे भाई हैं। अगर वो अपराधी का सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो हमारे भाई हैं, और अगर वो अपराध को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उनसे आर पार लड़ने को तैयार हैं। हम उनसे कहीं भी कम नहीं। उनसे यह अन्याय के खिलाफ जो है वो लड़ा जाएगा। अन्यथा विपिन यादव जैसा अपराधी जो जिला पार्षद बाबूबरही का है और देवलाल यादव, इनके ऊपर जो FIR घटित है और इस कांड का वीडियो साक्ष्य है, वीडियो जो वायरल हुआ है वो साक्ष्य है, तो इसकी गिरफ्तारी की मांग वो पुनः करे और गलत FIR जो इनके द्वारा कराया गया है उस गलत FIR को खारिज करने का वो गुजारिश DM SP साहब को वो करें। तब तो हम उनको अपना भाई समझेंगे
नहीं तो उनसे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। सर, पूर्व विधायक गुलाब जी पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये कैसे आरोप लगा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास? देखिए, अभी जो स्कूल के हेडमास्टर्स जिनको टारगेट किया जा रहा है, वो हेडमास्टर, टीचर, इन लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग बिंदु गुलाब यादव के हाथ में है। और जब कोई हेडमास्टर को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, स्कूल में जाके जमीन का कब्जा कर रहा है, तो वो पूरी तरह से कह रहा है हम तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे। हमें निर्माण कार्य में रोका गया, हमारे दबंगई में रोका गया, तो तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, तुमको मारेंगे। इसके बाद आज 4 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमको पूर्व विधायक जिनकी बेटी भी एक मजबूत पोस्ट पे हमको इशारा कर रहे हैं कि आके आप खुल के बोलिए कि आपकी संलिप्तता इसमें है या नहीं, और अभी तक चुप है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ। जिस आज हेडमास्टर के ऊपर लाठी से चार्ज किया गया है, लोकतंत्र के ऊपर हमला है, और मधुबनी जिला में अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, तो एक इसमें मजबूत जो पूर्व विधायक गुलाब यादव जी है उनका हाथ है, यह बिल्कुल क्लियर है। ये बात हमें प्रशासन और अन्य लोगों द्वारा भी पता चला है। और जब हमने उनको, मैंने गुलाब यादव जी से फोन पे बात किया, कॉल डिटेल है हमारे पास, तो गुलाब यादव जी ने कहा कि इसको हर्जाना भरवा के कॉम्प्रोमाइज करवा दीजिए। तो हमने तब समझे कि हर्जाना, एक शिक्षक को मार के कोई हर्जाना नहीं होता है, उसके लिए जेल होता है। हमारे और गुलाब यादव जी के बीच बात है, उसका मैं स्वयं गवाह हूं। तो आप जो इंसाफ मांग रहे हैं, आपको लग रहा है, उम्मीद है प्रशासन से कि इंसाफ मिलेगा? प्रशासन का अंग बहुत ऊंचा है और मजबूत है। इसको ऊपर तक प्रशासन विभाग को जानकारी हमने दिया है, और चूंकि गुलाब यादव जी का इसमें अभी हाथ है, इसलिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन गिरफ्तारी तो होगी ही। सर, बता दीजिए आप कि असल में बद्रेश्वर स्थान हाई स्कूल का यह मामला है और जमीन अतिक्रमण का मामला है। हेडमास्टर का कहना है कि स्कूल की जमीन को अतिक्रमण करके उस पर शेड बनाने का काम किया जा रहा था, मैंने रोका, तब यह मामला पैदा हुआ है मारपीट का। दूसरे पक्ष का कहना है कि रंगदारी का मामला यह है, फैसला रंगदारी मांग रहे थे हेडमास्टर, तब मैच शेड बनाने होगा। इस मामले को आप साफ कर दीजिए। देखिए, जो भूतपूर्व सीओ थी विजया कुमारी जी, उनको गलत रूप से प्रेशर बना के विपिन यादव ने एनओसी ले लिया। उनको बताया गया कि ये जमीन स्कूल के जमीन में नहीं आता है। विजया कुमारी जी को प्रेशर देके इन लोगों ने एनओसी लिया। जब इस बात की जानकारी डीएम साहब को हुई, तो डीएम साहब के आदेश के बाद वो एनओसी खारिज हुआ। एनओसी खारिज होने के बाद ये लोग फिर वहां पे सेट बनाने के लिए पहुंचे। तो सेट बनाने के लिए जब पहुंचे तो स्कूल के जो शिक्षक लोग थे वो विरोध करने वहां पहुंचे। इस पे हेडमास्टर को चैम्बर में घुस के मारा गया और हेडमास्टर से कहा गया कि आप एनओसी लिख के दीजिए कि हम इसको बना सके। ये एक हम लोग धर्म का काम करने जा रहे हैं, इसमें हमको ये जमीन चाहिए। बात यही है। इसके बाद मारपीट के बाद एफआईआर हुई। एफआईआर विपिन यादव के ऊपर, देवलाल यादव के ऊपर और अन्य 9 लोगों के ऊपर। एफआईआर होने के दूसरे ही दिन इस बात को इन लोगों ने रखा कि हेडमास्टर ने हमसे पैसे की मांग की, तो हम लोगों का काम में अवरोध किया। इस तरह से एफआईआर हेडमास्टर के ऊपर इसलिए किया गया कि यह केस को कंप्रोमाइज करके ये लोग यहीं खत्म कर देना चाहते थे। प्रशासन की अंदर क्या भूमिका है? प्रशासन का इसमें भूमिका यह है कि वो दबाव में आ जाते हैं। कोई विधायक हो गया इसका मतलब थोड़ी है कि वो उसके दबाव में काम करेंगे, या उनकी बेटी पार्षद अध्यक्ष है तो उसके दबाव में काम करेंगे। प्रशासन का भूमिका यह है कि गलती कोई भी करे उसके हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए। उसको मारा गया है, मारा गया, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जैसा आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही बात है। जब तक प्रशासन का सपोर्ट नहीं है, इसमें प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं बनाया गया है, तब तक प्रशासन रुकी हुई कैसे? एक अध्यापक एक हेडमास्टर को चैम्बर में घुस के मारा जाता है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो यह तो यह बात क्लियर है कि प्रशासन दबाव में है।
शिक्षक संघ क्या कर रही है अभी इस मुद्दे पर? शिक्षक संघ के लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है और वो लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। आपका अगला मूव क्या होगा इस पे? मेरा अगले का मूव यह होगा 48 घंटे के अंदर उसकी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग जिला बंद करेंगे। मैं मनोज झा, भूतपूर्व विधानसभा प्रत्याशी 34 बाबू बरही। अपना परिचय दे दीजिए। संदर्भ में कहीं आवेदन दिए डीएम या एसपी को? इस संदर्भ में हमने डीएम साहब को फोन करके जानकारी दिया है और सारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनको एफआईआर और सारा वीडियो क्लिप भेजा है डीएम साहब को, डीएसपी साहब को, थाना प्रभारी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीजीपी साहब को। जिला प्रशासन से क्या आश्वासन मिला आपको पुलिस डिपार्टमेंट से? डीएसपी को भेजा है आपने? आश्वासन मिला है, गिरफ्तारी करेंगे। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत बकुआ पंचायत के वार्ड 6 व 7 राधिकापुर टोला कोसी नदी के कारण अब बाढ़ में कटकर विलीन हो रहा है। महज 2 या 3 दिन और लगेंगे जब ये पूरी तरह क्षेत्र विलीन हो जाएगा। लगातार कट रही मिट्टी के कारण बिजली का खंभा गिर जाएगा। फिर अंधेरी रात में राधिकापुर टोल में हाहाकार मचेगा। लोग बचाने को चीखेंगे क्योंकि यह मसला पहली बार नहीं हुआ है। यह स्थिति मधेपुर में हर बार बाढ़ के दौरान होती है, लेकिन आज तक इसका कोई अस्थायी या अस्थायी निदान भी नहीं किया गया। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत बकुआ पंचायत के वार्ड नंबर 6 व 7 राधिकापुर टोला अब कोसी नदी में कटकर विलीन होने के कगार पर है। प्रखंड मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर अधिकतर हरिजन समुदाय के लोगों पर आधारित बस्ती है जो पुल, पुलिया और सड़कों से पूरी तरह महरूम है। जिंदगी के दिन काटने के लिए मुख्य साधन नाव है। उस बस्ती का आलम यह है कि कोसी नदी का मुख्य शाखा अपना निशाना बना लिया है। अब सिर्फ 2 से 3 दिन का समय बचा है। खेती करने वाली जमीन तेजी से कट रही है। उसके बाद बिजली का खंभा गिरना शुरू हो जाएगा। फिर राधिकापुर में रात के अंधेरे में हरिजन समुदाय के बच्चे चीख चीख कर पुकारेंगे, मुझे बचाओ। स्थानीय लोगों का कहना है यदि बांस, बल्ला और बोरा में मिट्टी भरकर प्रशासन इसको रोकना चाहे तो अभी भी राधिकापुर को हरफे गलत की तरह मिटने से बचाया जा सकता है। कासमी डेन न्यूज के लिए मैं अभी मधेपुर प्रखंड के बकुआ पंचायत का राधिकापुर टोला में हूं। मैं इस समय मधेपुर प्रखंड से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर आया हूं। यहां पर पहुंचने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता है, उसमें भी उसको भी नाव से पार करना पड़ता है। बहुत बड़ी मुसीबत को उठाने के बाद मैं यहां तक पहुंचा हूं और यहां के लोगों से मैं मिल रहा हूं। बहुत दुखी है यहां के लोग और यहां के गरीब गुरबा लोगों का हाल ये है कि यदि अगर इन लोगों का घर कट जाता है तो फिर इन लोगों को बसने के लिए कहीं भी जमीन नहीं मिलेगी। ऐसे तो अभी फिलवक्त 500 से अधिक बीघा जमीन जो है कट करके नदी में जा रही है और कुछ ही घंटों के बाद शायद यहाँ की आबादी भी नदी में कट करके विलीन हो जाएगी। फिर इन लोगों को सर छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। आइए मैं स्थानीय लोगों से, एक आदमी है यहाँ पे नदी के किनारे अपने घर को कटने के कगार पे देख करके काफी घबराए हुए हैं और वो आए हैं नदी का दृश्य देखने के लिए और कह रहे हैं कि आप देखिए मेरा भी घर कट जाएगा और फिर मैं कहाँ जाऊंगा, बहुत अफसोस है इनको। और बात करते हैं हम इनसे। क्या नाम है आपका? सुतीक्षण यादव। हाँ, क्या हाल है आपका? कुछ नहीं, ये बस घर कटने ही वाला है। हम लोग का घर है? सामने में मेरा ही घर है। उसके बाद फिर क्या होगा? इससे पहले भी आप कटे हैं? नहीं, इससे पहले हम नहीं कटे थे। 150 घर दूसरा यहाँ से कटे हुए। यहाँ हम लोग के कट जाएगा, उसके बाद बांध पे जाएंगे। बस बांध के सहारा लेना पड़ेगा और तो दूसरा कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, और आपकी जो जमीन है किसान खेत उपजाने वाली धान फसल वगैरह के, वो भी कट जाएगा? मेरा जमीन 10 बीघा जमीन कटा हुआ है आज तक में यहाँ पे। क्या बाबा आप भी इसी टोला के रहने वाले हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? बुची यादव। आप तो काफी उम्र दराज है और आपने यहाँ का बहुत तजर्बा है आपको यहाँ का। क्या इस नदी का क्या हाल है? हाल तो देखे बच्चा से जाए घर जेते
चास जाय छे आब घर जेते घर जेते ओके बाद की करबे अहाँ अब की करबे बांध धरबेगा दोसर कतई अब जगहो नहीं छे कोसी बांध पर जेबे हाँ अच्छा ई जब बिजली के खंभा देखे छे नदी के किनारे में चल एली त कर जेते ना ई त मैं 2 दिन में करते आई नहीं कल तक खसबे करते केना करबे 20 साल 50 साल पहले जे रहिए डिबिया जला के ओने ओहो नहीं आवे हते डिबियो नहीं हते तेल भेटैत रहे आब तेल भेटै छै तब केना रहबे अंधारे में करबै की जोगाड़ कोन हेतै दोसर अच्छा बाबा अपना नाम बताबो हाँ। नाम की यहाँ के ज्यादा अच्छा हाँ देखिए मैं फिर एक आदमी से मिल रहा हूँ ये भी आए हैं नदी किनारे देखने के लिए कि अब इनका घर कब कट रहा है एक अनुमान लगा रहे हैं क्या नाम है आपका जी संजय कुमार सदा क्या पोजीशन है इस नदी का नदी तो आप देख ही रहे हैं कि उग्र रूप धारण कर लिया है सर थोड़ा कुछ काम हुआ है उधर विद्यालय को सुरक्षा के लिए कुछ काम किया गया लेकिन यहाँ इधर नदी को जो मुख है वो इधर को मोड़ दिया गया अब पूरा गांव जाने वाला है अच्छा इसको रोकने का कोई तरीका बताइए इसका सर कैसे बचाया जा सकता है सर जैसे परकोपाइन सॉरी इधर पैलिंग वगैरह किया गया था गैबियन लगाया गया था उसी तरह का काम यदि और थोड़ा सा कर दिया जाता बांस बल्ले से अगर इस नदी के पानी के पावर को रोका जाए तो गांव बस्ती बचाया जा सकता बस बच सकता है सर तो क्या इस सिलसिले में आप लोगों ने स्थानीय विधायक फुलपरास के विधायक फुलपरास विधानसभा के विधायिका श्रीमती शीला देवी जो मंत्री भी हैं अभी उससे बात नहीं किए जी सभी को हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं और जल संसाधन मंत्री जो साहब हैं संजय झा जी उनके पास भी हम लोग गए थे 10 आदमी मिल करके लेकिन कोई खास ज्यादा फायदा नहीं हुआ कोई खास एक्शन नहीं हुआ हम लोग जब ये थोड़ा सा काम यहाँ से नहीं हुआ काम तो एमपी साहब थे सांसद आरपी मंडल जी उनसे भी बात करते सर उनके पास भी हम लोग गए थे तो फिर क्या हुआ वो भी आवेदन दिए वो लोग बोले कि ठीक है हम लोग देखते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं मतलब जगह जगह जाने के बावजूद भी कोई लाभ नहीं मिला और ये बस्ती को कटने से आप कोई नहीं बचा सकता ऐसा लग रहा क्या आप क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में अब तो घर कटने के कगार पे है और घर कटने के साथ साथ इधर 150 घर वहाँ दलित लोग हमारे घर से पीछे है ये लोग भी जो है सो कटने के ही कगार पर आज हम कर देंगे कल वो कटेगा कोई बचा पाएगा थोड़े विभाग को हम लोग जहाँ तक फोन लगाते हैं तो उन लोगों का कहना है कि कोसी में जमीन को नहीं बचाया जा सकता प्रयास नहीं किया जा रहा प्रशासन की तरफ किसी के तरफ से प्रयास नहीं है उन लोगों का कहना है कि जो घर कहाँ गिर रहा है घर गिरने के बाद कोई किसी तरह से कोई बचा सकता है इसी तरह पिछले साल यहाँ 150-200 महादलित कट के चला गया इधर इस साइड में घर जब कटने लगेगा तब तो कोई बचा ही नहीं सकता अभी इसका उपाय है कि किसी तरह से अगर फ्लड फाइटिंग का काम किया जाए तो हो सके बच सकता हाँ बच सकता है जनता त्रस्त है इस क्षेत्र के जनता त्रस्त है प्रशासन मस्त है और नेता व्यस्त हैं कोई सुनने वाला नहीं है इन गरीबों का कैसे इन गरीबों के घर को बचाया जा सकता है इस सिलसिला में एक आदमी है यहाँ पे नदी किनारे उनसे भी बात करके हम देखते हैं क्या नाम है आपका राम बाबू यादव आपका भी घर यही है जी सर यही घर हुआ अच्छा तो आप देखने के लिए आए हैं कि लग रहा है कि अब मेरा भी घर कट रहा है आप अपने घड्डी से अपने बांसडी से उदास हो रहे हैं जी नहीं पूरे उदास हैं तो पूरे उदास है बहुत गमगीन है आप जी तो क्या इसको क्या रास्ता है बचाने का सरकार ने बचा सके बचाया जा सकता है अभी भी अगर प्रयास किया जाए तो जी क्या जी क्या नाम हुआ आपका राम बाबू यादव घर यही हुआ हमारा राधिकापुर हुआ ये कितना वार्ड नंबर कितना है 6 ठीक है ओके सर कहाँ से आ रहे हैं आप लोग मुसरी से आ रहे हैं अच्छा तो ये नदी में कैसे पार होते हैं नदी में तो बहुत कठिनाई है कैसे पार होता है नाव से बहुत देख नहीं रहे हैं नाव से पार हो रहे हैं नदी के उस पार भी गांव घर है बहुत गांव घर है क्या घर कौन कौन गांव है बकुआ है बरगमा है बरहरा है बकुनिया है तो रात को क्या करते हैं आप लोग अगर रात में कोई परेशानी हो जाए अस्पताल जाना हो तो क्या होता उधर ही रह जाएगा मर जाएगा उधर हाँ चाची क्या नाम है आपका 7 बजे के बाद इधर लाव का सुविधा नहीं मिलता है 7 बजे के बाद धार में पानी बंद हो जाता है कोई सुविधा नहीं नाम क्या आपका मोहम्मद फूलो की चाची कता साहब छिए
अच्छा यहाँ सरकार कैसा केना पार भेलिए इधर का ला सब टपलिया सब दिन में ना ला चले छे अपना ट्रेन से बनैलकै लाग पुल नहीं बनले एमे सरकार देते पुल आता एना लोग उतरबे करते कहियो डूबो करे छे लोग ना एठो नहीं डूबै छै उ त नहाय रे एकटा डूब गेलै। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। एक और दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाने पर जहां ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी, वहीं दोहरीकरण कार्य के कारण कई लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। दोहरीकरण कार्य होने के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया तो कई ट्रेनें विलंब से अपने मौके पर पहुंची। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य को लेकर शनिवार को जयनगर से चलने वाली विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द एवं विलंब से खोला गया, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने आए दर्जनों रेल यात्रियों को भीषण गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे सूत्रों के अनुसार मंडल के किशनपुर रामभद्रपुर के बीच बड़ी रेल लाइन दोहरीकरण कार्य को लेकर शनिवार से 25 व 26 जुलाई तक जयनगर से चलने वाली विभिन्न पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन व कई ट्रेनों को मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर व बरौनी से चलाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि जयनगर से दानापुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को शनिवार से जयनगर से रद्द करते हुए समस्तीपुर से चलाया जा रहा है। ट्रेन नंबर जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 1 बजे के बदले 2 घंटा विलंब से प्रस्थान किया। जयनगर से समस्तीपुर तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया। मुंबई की यात्रा कर रहे रेल यात्री कई जगहों के लिए यात्रा कर रहे विभिन्न रेल यात्रियों ने बताया कि भीषण गर्मी में ट्रेनों के विलंब होने से रेल यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन दोहरीकरण कार्य भी अति आवश्यक है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य होने से रेल यात्रा और आसान होगा, ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।